Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is me, Mohammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today we are going to discuss lecture number 8. That is again with respect to your financial planning. जो हमने पहले बजटिंग की बात की, हमने एंटरप्रेन्योरशिप में कैपिटल की इंपॉर्टेंस को देखा, हमने फाइनेंशियल प्लान को देखा, हमने देखा कि क्या वो डिफरेंट जराए हैं जिसके थ्रू आप फाइनेंशियल सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, अपने कारोबार को चलाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए लोन ले सकते हैं. At the same time, at the same scenario, we are going to discuss the further financial consideration in this regard. Again, हम financial contributions की बात करेंगे कि वो कौन से प्लान है, वो कौन से मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं. So मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ. So this is a financial plan that is very important when you talk about the entrepreneurship. जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के बगैर नहीं बना सकते, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बगैर प्रमोट नहीं कर सकते, एट द सेम टाइम फाइनेंशियल प्लान के बगैर, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के बगैर उसको खरीदने की हैसियत ताकत नहीं रख सकते, राइट. सो वी नीड टू डिस्कस, वी नीड टू मेंशन द डिफरेंट थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल प्लानिंग. अगर हम यहाँ देखें तो इसकी डिटेल ये है कि इट प्रोवाइड्स द एंटरप्रेन्योर विद अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ व्हाट, क्या नजर आता है आपको. फाइनेंशियल प्लान क्या बताता है आप किस पानी में, अगर हम आम अल्फाज में बात करें, आप कितने पानी में, क्या कैपेबिलिटीज हैं आपकी, जो आप सोच रहे हैं बिजनेस को बढ़ाने का या स्टार्ट करने का, क्या आप उसके लायक हैं, क्या आप सक्सेसफुल इसको स्टार्ट कर सकेंगे. एक्सप्लेनेशन को देखें तो एट द सेम टाइम इन्हीं बातों को डिफेंड करती है. द अमाउंट फंड एंड व्हेन दे आर कमिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, कितने अमाउंट एंड व्हेन दे आर कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे आएंगे, क्या तरीकाकार होगा. अगर आपको याद हो तो हमने इसको डिस्कस किया था. आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आप फ्रेंड से लोन ले सकते हैं, आप स्टॉक या शेयर्स को मार्केट के अंदर फ्लोट कर सकते हैं, लोगों को अपना साझे का अपना हिस्सेदार बना सकते हैं, राइट. सो सेकंड इज द वेयर फंड्स आर गोइंग एंड हाउ मच कैश इज अवेलेबल. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस, कैश तो आएगा सेल करने पर, लेकिन कुछ ना कुछ बनाने पर उसको खरीदना पड़ेगा. जब खरीदना पड़ेगा तो इट मीन सेल, आपकी कैश को कंज्यूम होना पड़ेगा. तो यहाँ पर वो डिस्कस हुआ है कि वेयर फंड्स आर गोइंग, फंड्स जा कहाँ रहे हैं, क्या फंड्स किस शक्ल में जा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट को लेने में जा रहे हैं, मार्केटिंग पर भी आपके अखराजात आएंगे तो उनकी तरफ जा रहे हैं, क्या आपने जाहिर बात है सैलरीज को स्टाफ को सैलरीज देनी है, आपके अंदर जितना अमला काम कर रहा है लेबर से लेकर मैनेजमेंट तक तमाम लोगों को आपने तनख्वाहें देनी है, तो आपके फंड्स वहां जा रहे हैं. हो सकता है आपकी इमारत, आपका होटल, आपका बिजनेस किसी न किसी किराए की इमारत में मौजूद हो, तो वो क्या होगा, उसके लिए आपको रेंट भी देना पड़ेगा. हो सकता है आपने इंश्योरेंस कराई हो तो आपने उसके लिए पैसे देने होंगे. सो फंड्स जा कहाँ रहे हैं और कितना कैश उसके जाने के बाद भी आपके पास अवेलेबल है, डियर स्टूडेंट्स. ये सारी कंसिडरेशन हम देखेंगे, राइट. थर्ड वन इज द प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म. प्रोजेक्टेड का मतलब होता है एस्टिमेटेड, फ्यूचर में आज इतना कैश आ रहा है और इतना ही हमसे जा रहा है, राइट. तो कल को हमारी पोजीशन क्या होगी, हम किस पानी में होंगे, किस किस कंडीशन में हम खड़े हैं, राइट. तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. The plan explains how the entrepreneur intends to meet the financial obligations and maintain the venture's liquidity. प्लान क्या बताता है जी, एंटरप्रेन्योर कैसे मीट करेगा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को. फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन वो कर्जाजात, ऑब्लिगेशन जिम्मेदारियां जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, उसको आप कैसे पूरा करेंगे और कैसे उनकी अदायगियां करेंगे. एंड मेंटेन द वेंचर्स लिक्विडिटी. वेंचर्स लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू कन्वर्ट इनटू द कैश. मतलब ये है कि आप कितना जल्दी किसी कारोबार को बेचकर उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना जल्दी वो कारोबार या प्रोडक्ट आपकी बिक सकती है. तो वेंचर की जो लिक्विडिटी है, वेंचर कहते हैं कारोबार को, उसकी वेंचर की लिक्विडिटी को आप मेंटेन कर सकते हैं या नहीं. मतलब ये कि कल को अगर आपको बेचना पड़ गया आपका कारोबार, तो क्या लोग उसको लेंगे या नहीं लेंगे. ठीक है, ये तो ना हो कि उसको कोई परचेज ना करे और आप भी लॉस में जा रहे हो, तो आप बंद करके क्या करेंगे कारोबार को, कहीं ना कहीं पर तो आपको करना होगा, या तो उसको चलाना होगा या उसको बेचना होगा, राइट. ये सारी चीजें फाइनेंशियल प्लान की कंसिडरेशन में देखी जाएंगी. Talking about the next very important concept, that is operating and capital budget. Dear students, very important thing. Operating and capital budgets क्या होते हैं, ये हमारे different estimation से, हमारी different performa income statement, जो balance sheet, cash flow statement से वाज़ेह हो जाएगा. These are developed before developing the performa income statement. Income statement एक ऐसी actually statement within the organization है जो financial plan को वाज़ेह करती है. उसमें मुतफर्रिक अखराजात होते हैं जी आपके, क्या अखराजात हुए, आपने सैलरीज दी है, आपने इंश्योरेंस कराई, आपने मार्केटिंग की मद में दी है, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट को खरीदा है, आपकी तोड़ फोड़ हुई है कंपनी के अंदर, आपने बिजली के बिल दिए हैं, ठीक है, ये सारे अखराजात
ये आप किस में से निकालेंगे? अपनी सेल में से। ऊपर सेल्स रेवेन्यू होता है, आपने फ्राफ्ट चीज इतने में परचेज की, इतने में आपने उसको सेल किया। जब आपने सेल कर लिया तो आपके पास एक महीने का फॉर एग्जांपल एक एस्टिमेट आता रहता है कि आपने 10 लाख की सेल की है। नीचे आप जितने मैंने अखराजात का नाम लिया रेस्टोरेंट्स, वो आप रखेंगे और उसको वहां से उसको माइनस कर देंगे। जब आप उसको माइनस करेंगे अखराजात को, तो आपके पास रेवेन्यू में से जब जाएगा आपका ग्रॉस सेल में से लॉस और एक्सपेंडिचर्स, तो आपके पास ग्रॉस इनकम या आपके पास एक रेवेन्यू या प्रॉफिट की शक्ल में एक फिगर आएगी जो इनकम स्टेटमेंट को शो करेगी, राइट। सो सेल्स बजट होगा जिसमें क्या होगा? एस्टिमेटेड ऑफ द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ द सेल्स ऑफ द मंथ, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल बजट, जैसे आप लोग अपने घर का बजट बनाते हैं, ग्रोसरी आइटम्स लेते हैं, बाकी अखराजात होता है, आप एक बजट बनाते हैं कि इस महीने में हमारे इतने अखराजात होंगे, हम उसको पावरफुली या सक्सेसफुली हैंडल कर लेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सेल्स के हवाले से अखराजात होंगे। आप चेक करेंगे कि हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितनी सेल हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कपड़े का कारोबार करता हूँ, ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि मेरी अगले महीने के एंड तक, आज मैंने स्टार्ट किया है तो मैं नेक्स्ट महीने के एंड तक मेरी तकरीबन 300 शर्ट सेल हो जाएंगी या 50,000 की सेल हो जाएगी, ठीक है जी। मैं एस्टिमेट करूंगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द सेल्स फोरकास्ट। सेल की कॉस्ट भी आपको डिटरमिन हो सकती है सेल के फोरकास्ट से। इसी तरह जैसे मैंने अभी बात की, अगर आपने एस्टिमेट कर लिया कि मैं अगले महीने में 50,000 की सेल करूंगा, तो यहाँ कॉस्ट भी आप निकाल लेंगे जी, मेरी इस पर कॉस्ट कितनी आएगी। जाहिर बात है जी, आप 300 शर्ट्स की हमने बात की, अगर आप सेल करते हैं तो 300 शर्ट्स आपने बनाई भी तो होंगी ना, आपने उसकी स्टिचिंग के लिए दर्जी को पैसे भी दिए होंगे, उसके लिए कपड़ा भी खरीदा होगा, ठीक है। तो तमाम कॉस्ट आप वहां से डिडक्ट करेंगे। इन मैन्युफैक्चरिंग वेंचर्स, वो वेंचर जो कि कुछ ना कुछ बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट ऑफ इंटरनल प्रोडक्शन एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग आर कंपेयर्ड। क्या होगा जी? आपकी इंटरनल कॉस्ट प्रोडक्शन की, कि आपने बनाने में कितने अखराजात आए हैं, उस प्रोडक्ट को आपने लिया होगा, आपने उसके लिए तनख्वाह दी होगी मजदूरों को, लोगों को। एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, और सब कॉन्ट्रैक्टिंग रेस्टोरेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप कपड़े का काम करते हैं, तो हो सकता है आपके पास दर्जी ना हो सकता है कि आपके पास सिर्फ ब्रांड नेम हो, ठीक है, आपका नाम है एक, लेकिन आप बना नहीं सकते। आप क्या करेंगे? वो चीजें सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ठेका देने को। आप वो चीज बनवाने के लिए किसी और को ठेका दे देंगे। आप कॉस्मेटिक का काम करते हैं, आप शूज का काम करते हैं, आप लेसेस का काम करते हैं, आप फॉर एग्जांपल कपड़ों का काम, आप फर्नीचर का काम करते हैं, कुछ भी करें, आप वो बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे उस चीज को किसी और को कि जी आप इसको बना करते हैं, राइट। जब आप कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं उसको हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। जब आप ये किसी को ठेका दे देते हैं कि जी हमें ये चीज बना के दें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वो ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप फिर कॉस्ट को कंपेयर करेंगे कि अगर आप खुद बनाते तो कितना खर्चा आता, ठीक है, अब आपने चूंकि किसी और से बनवाया तो कितना खर्चा आया। यहाँ पर आप जब कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंट्स, तो जब पे आपका कम से कम खर्चा आएगा, हो सकता है इंटरनल कॉस्ट में कम आए, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम हो तो आप उसकी तरफ जाएंगे, हो सकता है कि आपकी सब कॉन्ट्रैक्टिंग की कॉस्ट कम हो तो आप उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये कंपैरिजन आपको करना होगा। एंड फाइनली दैट इंक्लूड द एस्टिमेटेड एंडिंग इन्वेंटरी रिक्वायर्ड एज अ बफर। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एंडिंग इन्वेंटरी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया आपको 300 शर्ट्स की, तो हो सकता है कि 300 से भी ज्यादा सेल हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? तो आप 300 का ऑर्डर नहीं देंगे, आप बफर रखेंगे। बफर कहते हैं गुंजाइश रखना। आप ऐसी इन्वेंटरी रखेंगे जो कि हो सकता है सेल बढ़ जाए तो आपकी पूरी हो सके। ये ना हो आप लोगों को ये कहें जी हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया, हमारे पास साइजेस खत्म हो गया, राइट। तो इस तरह आप क्या करेंगे जी? आप तकरीबन हो सकता है 300 शर्ट्स का आपने अंदाजा लगाया कि आप अगले महीने में सेल करेंगे, तो आप क्या करेंगे? 50 मोर शर्ट्स ऐड कर देंगे। आप 350 शर्ट्स बनाएंगे, जिसमें से आप 325 भी सेल हो सकती हैं, 340 भी हो सकती हैं, 290 भी हो सकती हैं, लेकिन आपने 50 का क्वेश्चन रखा यहाँ पे। स्टूडेंट्स क्लियर है जी? मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ऑपरेटिंग एंड कैपिटल बजट में ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है। इंक्लूड फिक्स एक्सपेंसेस इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ द सेल्स वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग का नाम वाज़ेह है, मैं आपको आसानी से इसको समझा देता हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी काम को करने या चलाने के लिए जो कॉस्ट होती है। ऑपरेट किसको कहते हैं? किसी चीज को चलाना, राइट। तो ऑपरेट कराने की जो कॉस्ट है ना, उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब वो कहता है कि वो कॉस्ट है जो रिगार्डलेस ऑफ सेल्स वॉल्यूम है। मतलब ये है कि वॉल्यूम सेल्स का जितना मर्जी हो, कम हो ज्यादा हो, मैटर नहीं है, आपको वो कॉस्ट पे करनी ही करनी है। मैं आपको बताता हूँ, सेल कम, वॉल्यूम आप ज्यादा हो या कम हो, आप चीज कम बनाए या ज्यादा बनाए, जो मजदूर वो बना रहा है, जो सेल्स का स्टाफ वहां पे मौजूद है आपकी कंपनी में, आपके एम्प्लॉइज हैं, क्या आपको उसको तनख्वाह नहीं देंगे? आप तो हर मंथ उसको तनख्वाह देंगे। आपकी प्रोडक्ट कम बिके या ज्यादा बिके स्टूडेंट्स, आप उसको तनख्वाह देने के पाबंद है, मानते हैं। दूसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है जी? आपका पंखा, आपके उस मैन्युफैक्चरिंग में इदारे में, उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो पंखा चल रहा है, जो लाइट्स ऑन है, हो सकता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपने एसी लगाया हो, आपने हीटर लगाया हो, ठीक है। ये तमाम जो अखराजात हैं, ये क्या है?
ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। मशीन चल रही है, बिजली का बिल आ रहा है, राइट। आप फॉर एग्जांपल कपड़ा बना रहे हैं, आप मिल चला रहे हैं, लूमें चला रहे हैं, बिजली का बिल आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो सारे बिल्स क्या होंगे, वो फिक्स एक्सपेंसेस हैं। चाहे सेल कम होती है ज्यादा होती है, आपको किराया देना है, आपको बिजली का बिल देना है, राइट। सो ये वो एक्सपेंसेस हैं जो रिगार्डलेस ऑफ सेल्स है, सेल कम होगी या ज्यादा होगी, आपको ये अदा करने होंगे। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देन कम वेरिएबल एक्सपेंसेस मस्ट बी लिंक्ड टू द स्ट्रेटजी एंड बिजनेस प्लान। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो स्टूडेंट्स वो होते हैं जो वेरिएट करते हैं, ये फिक्स नहीं होते, ये वेरिएबल होते हैं। मिसाल देता हूं आपको, आप फॉर एग्जांपल पहले 300 शर्ट्स बना रहे थे जो हमने डिस्कस किया, अब आप 300 से बढ़कर जाना चाहते हैं, 500 शर्ट्स बनाना चाहते हैं, तो जाहिर बात है 300 के लिए 300 तक का कपड़ा चाहिए था और 500 के लिए 500 तक की मालियत का कपड़ा चाहिए, ठीक है, 500 शर्ट्स की मालियत का कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा बढ़ गया। उसके लिए आपको स्टिचिंग कॉस्ट चाहिए ज्यादा, आपको धागा उसकी कीमत ज्यादा पड़ेगी। आप फॉर एग्जांपल कोई डिजाइन, कोई फैशनेबल ऊपर कोई लेसेस या बटन्स लगाते हैं, आपको वो ज्यादा खरीदने पड़ेंगे। इसी तरह जो टेलर आपकी 300 शर्ट्स बना के देता था, अब वो 500 बना के दे रहे हैं, तो उसको मजदूरी जो है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसका क्या मतलब हुआ, जो एक्सपेंस हो गया वो आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, फिक्स नहीं है, वेरिएबल हो रहा है। जैसे प्रोडक्ट की आपकी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, उसी तरह आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स क्लियर है जी? ओके, टॉकिंग अबाउट द कैपिटल बजट्स प्रोवाइड अ बेसिस। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट है, अब कैपिटल बजट की बात करते हैं, वो क्या होती हैं। कैपिटल बजट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर evaluating the expenditures that will impact the business for more than 1 year। कैपिटल बजट का मतलब ये होता है आपका एक्चुअली कैपिटल, आपके पास सरमाया है कितना। मैंने आपको पहले बताया, कारोबार स्टार्ट करने के बाद आपके पास जो सरमाया होता है, एक अमाउंट होती है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। वो कहता है वो आपको एक्सपेंडिचर को एवेलुएट करने में हेल्प करता है कि अगले 1 साल में आपके क्या हालात होंगे। मिसाल के तौर पर अगेन हम बात करते हैं अपने कपड़े बनाने के कारोबार की, तो हो सकता है कि मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास 10 लाख हो, तो मैं अगले साल में प्रोजेक्ट करूंगा डियर स्टूडेंट्स कि इस 10 लाख में से मैं कितने का कपड़ा बना लूंगा और कितना बेच लूंगा, कितना मेरे पास वापस आ जाएगा 10 लाख में से। ये सारी एस्टिमेशन मुझे कौन देगा, मेरा कैपिटल बजट देगा। और हाँ, अगर मैं पीछे से कंगला हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो जाहिर बात है फिर मैं कैसे एस्टिमेट्स करूंगा, ठीक है जी। तो जाहिर बात है आपके पास पहले कैपिटल बजट होना चाहिए। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, दैट इज परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है जी? प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट, जो हमने पहले बात की, नेट प्रॉफिट वो कैसे निकलता है, कैलकुलेटेड फ्रॉम प्रोजेक्टेड रेवेन्यू माइनस प्रोजेक्टेड कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स मैंने पहले आपको बताया कि आप एक रेवेन्यू बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने 300 शर्ट सेल की 50,000 की, लेकिन वो कैसे सेल हुई है, मैंने क्या अखराजात नहीं किए, क्या मैंने मार्केटिंग नहीं की, मैंने इश्तिहार दिया होगा, मैंने पम्फलेट दिए होंगे, मैंने बिलबोर्ड पे इश्तिहार दिए होंगे, मैंने रेडियो पे इश्तिहार दिया होगा, मैंने सैलरीज दी होंगी, मैंने टेलर को अखराजात दिए होंगे, मैंने उसके लिए बिजली के बिल पे किए होंगे, ये तमाम मैं उसमें से निकालूंगा एक्सपेंस को, तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब वो कहता है कि वो कैसे कैलकुलेट होगा, बेसिस ऑफ द फिगर, ठीक है। फिगर्स क्या है आपके पास, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च आप करेंगे कि मार्केट के अंदर कितने खर्चे आ जाते हैं, इंडस्ट्री सेल्स, इंडस्ट्री के अंदर सेल कितनी चल रही है आप अंदाजा करेंगे। लाइक मैं मिसाल के तौर पे एक कंपनी हूं जो कपड़ा बना रही हूं, तो मैं देखूंगा कि फलां कपड़ा, जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, उसके कितने अखराजात हैं, वो कितनी सेल कर लेती है, तो मैं उससे अपना अंदाजा निकालूंगा कि मेरी भी इतनी सेल हो सकती है। ट्रायल एक्सपीरियंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रायल एक्सपीरियंस का मतलब मैं ट्रायल करूंगा, बार बार चेक करूंगा। फोरकास्टिंग, यस मैं प्रोजेक्टिंग करूंगा, मैं फोरकास्ट का मतलब है आगे का तखमीना लगाऊंगा कि मैं सक्सेसफुल इसको कर सकता हूं या नहीं। एंड फाइनेंशियल डाटा ऑन सिमिलर स्टार्टअप, और मैं फाइनेंशियल डाटा ऑफ सिमिलर स्टार्टअप का मतलब ये कि मेरे जैसे और जो कारोबारी हैं जिन्होंने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है, उनसे उनका डाटा ले लूंगा, अंदाजा कर लूंगा कि जी मेरी भी, मैं इन्वेस्टमेंट जो है 50 फॉर एग्जांपल 10 लाख की है, इस बंदे ने भी जब कारोबार स्टार्ट किया था तो 9-10 लाख लगाया था, तो मैं देखूंगा कि इसके भाई के मामलात कैसे चले हैं, तो मेरी भी उम्मीद है उसी तरह ही चलेंगे, ठीक है। तो मैं उनसे अंदाजा कर लूंगा और इसी तरह मैं प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बना लूंगा। Talking about the projection of all operating expenses for each of the month during the first year should be made। इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंस के भी पहले साल में आपकी प्रोजेक्शन हो जानी चाहिए। अगेन मैं इसी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाऊंगा कि ये वो एक्सपेंसेस हैं डियर स्टूडेंट्स जो आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होंगे। मैंने आपको पहले बताया, आपने सैलरीज देनी है और हर मंथ देनी है, आपने हर मंथ बिजली का बिल पे करना है, आपने हर मंथ अगर कपड़े सिलवाए किसी दर्जी से तो उसको देना है, हो सकता है कि आपने बिल्डिंग किराए पर ली हो तो हर मंथ आपको किराया भी देना है, ठीक है। ये आप अगले 12 महीनों के लिए निकाल लेंगे। जब वो निकाल लेंगे और ऊपर से आपने सेल्स भी निकाल ली, जैसे मैंने आपको तरीकाकार बताया, तो सेल्स में से जब आप माइनस करेंगे तमाम मुतफर्रिक अखराजात, तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी जो कि आपके पास प्रोजेक्टेड इनकम की शक्ल में होंगी, राइट। सो टुडे दैट इज इनफ फॉर दैट लेक्चर, क्योंकि इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, थोड़ी डिफिकल्टी है, तो आप इसको कम्प्रिहेंसिवली देखें। और नेक्स्ट जो अपकमिंग स्लाइड्स हैं वो इंशाल्लाह ताला वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन, तो गो थ्रू इट, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं ऑन वेरी नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।